एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग थोड़ा सा अपने A2 लॉ को देखने वाले हैं कि हमारे पास A2 लॉ के अंदर कितने एग्जाम्स हैं, उनका पेपर पैटर्न क्या है, उनको हम कैसे पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम पढ़ना भी शुरू करेंगे ताकि हमें चीज़ें समझना आना शुरू करें। ठीक है, तो हमारे पास जो ये A2 लॉ है, इसके अंदर हमारे पास दो एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास पेपर 3 और दूसरा होता है हमारे पास पेपर 4। बिकॉज पेपर 1 और पेपर 2 आप लोग एएस का देख के आ चुके होंगे, तो अभी आप लोग पढ़ेंगे पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ और पेपर 4 है हमारे पास टॉर्ट लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म कैसे होते हैं, अगर ब्रीच होते हैं रेमेडीज क्या मिलती हैं, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं, जो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर भी आगे पढ़ाने भी वाली हूँ। ठीक है, जो टॉर्ट लॉ है उसके अंदर आप लोग पढ़ते हैं राइट्स वी ओ टू ईच अदर। जब वो आएगा तो मैं उसके ऊपर और डिस्कशन करूँगी, लेकिन आज का मेन टॉपिक हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर ही है, लेकिन फोकस हम लोग दोनों के ऊपर पे पैटर्न दोनों का आप लोगों को बता दूंगी मैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। पेपर पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है, कैसे सेम है बताती हूँ आप लोगों को। हमारे पास दो सेक्शंस हैं दोनों एग्जाम्स के अंदर। एक है सेक्शन ए, और दूसरा है हमारे पास सेक्शन बी। ठीक है, हमारे पास A2 के अंदर चॉइस ज़्यादा होती है। पेपर 1 के अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती सेक्शन ए के अंदर, यहाँ हमारे सेक्शन ए के अंदर चॉइस है। कैसे चॉइस है? आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिनेरियो क्वेश्चन जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए जाते हैं 2। ठीक है, और आपको उन दोनों में से कोई भी एक करना होता है। ठीक है, एनी वन। उसके मार्क्स होते हैं हमारे पास 25। ठीक है, 25 आपके मार्क्स होते हैं सेक्शन ए के। आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको कोई भी एक प्रॉब्लम क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना होता है। ये दोनों की बात बता रही हूँ, पेपर 1 पेपर 3 के अंदर भी यही होता है, पेपर 4 के अंदर भी हमारे पास यही होता है, यानी कि सेक्शन ए के अंदर हमारे पास एक अच्छी चॉइस है। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर 2 जैसे होते हैं, मतलब कि टोटल 25 मार्क के होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होता 10-15 का जैसे हमारे पास पेपर 1 के अंदर हुआ करता था। टोटल हमारे पास 25 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे पास होते हैं 3 क्वेश्चंस, और आपको करने होते हैं एनी 2। ठीक है, आपको कोई भी दो क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने होते हैं। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 50 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। सेक्शन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ की वेटेज ज़्यादा होती है हम पूरे पेपर को कंपेयर करें साथ में। तो ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया सेक्शन बी। अगर मैं आप लोगों को टोटल मार्क्स बताऊं, तो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास पूरे के पूरे एग्जाम के 75। ठीक है, चॉइस हमारे पास दोनों सेक्शंस के अंदर है, तो एक अच्छा हमें यहाँ पे चांस मिला हुआ है स्कोर करने का। ठीक है, टोटल मार्क्स है हमारे पास 75। उसके अलावा हमारे पास जो ड्यूरेशन है इस एग्ज़ाम की, वो है 1 hour and 30 minutes, यानी कि 1 hour 30 minutes मिलते हैं आपको पेपर 3 करने के लिए, 1 hour 30 minutes मिलते हैं आपको पेपर 4 करने के लिए। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है। सेक्शन ए सेक्शन बी में पूरा एग्जाम डिवाइड होता है। सेक्शन ए होता है प्रॉब्लम क्वेश्चन, चॉइस है 2 में से 1 करने होते हैं। सेक्शन बी है 3 में से 2 करने होते हैं। अगेन एक बहुत अच्छी चॉइस है हमारे पास। टोटल मार्क्स है 75 और ड्यूरेशन है 1 hour and 30 minutes। ये दोनों एग्जाम का यही पैटर्न है। ठीक है, पेपर 3 का भी और पेपर 4 का भी। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 2 A2 के अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज समझाना चाहती हूँ, एंड दैट इज हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, ये मैं हमेशा पढ़ाती हूँ स्टार्टिंग के अंदर, एंड द रीजन इज कि ये आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि हमारे पास चैप्टर्स जो है जिससे लिंक कैसे करते हैं। तो आपको मजा भी आता है पढ़ने में और आपको चीजें समझ में भी आती है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के अंदर ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन। हमारे पास जो ये हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये आप समझिए, मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ साथ में लिंक्ड कैसे है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। पहली बात हमारे जहन में यही आएगी ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। तो हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको चाहिए 5 एलिमेंट्स। हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको चाहिए 5 एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, पहला है हमारे पास ऑफर,
दूसरा है हमारे पास एक्सेप्टेंस, तीसरा है हमारे पास इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स। फिर है हमारे पास कंसिडरेशन एंड लास्टली वी हैव कैपेसिटी। ये 5 असेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट नहीं मिसिंग होगा तो हमारे पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये सारी बातें आपके कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन एलिमेंट्स को भी समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी होगी, दैट इज नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, किस नौयत का है आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे पास पहला पोर्शन, जिसमें हम फोकस करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, 5 एसेंशियल एलिमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है, सब स्टार्टिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा पॉइंटर है कॉन्टेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है, लेट्स से हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है, तब दूसरा मसला ये है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री क्या किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री क्या किया था, ये दूसरा मसला है। तो हमारे पास इन सिंपल वर्ड्स हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है, जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक होती हैं एक्सप्रेस टर्म्स और एक होती हैं हमारे पास इम्प्लाइड टर्म्स। क्या मतलब, एक्सप्रेस टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो कि पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होनी चाहिए। लेट्स से मेरे आपके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम दोनों ने अपनी मर्जी से कुछ टर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाया हुआ है, ये भाई ये हमारे टर्म्स हैं, हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी बातें कंप्लीशन इंश्योर करनी है, ये है हमारे एक्सप्रेस टर्म्स। देन व्हाट आर इम्प्लाइड टर्म्स, इम्प्लाइड टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो कि अगर पार्टीज एग्री ना भी करें तो भी वो इम्प्लाइड सी बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ही है। क्यों? बिकॉज वो टर्म्स आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेट्स से लॉ ने इम्पोज की हुई है या फिर कोर्ट ने इम्पोज की हुई है, लेकिन वो टर्म्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्प्लाइड टर्म्स हमारे पास वो टर्म्स होती हैं जो कि हमारे पास एग्री ना करने के बावजूद भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं। तो एक होती है हमारे पास एक्सप्रेस टर्म्स जो कि पार्टीज खुद से एग्री करती हैं, और एक होती है हमारे पास इम्प्लाइड टर्म्स जो कि हमारे पास लॉज हमारे पास इम्पोज करते हैं कि भाई आपने इन बातों को ओबे करना ही करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड, ये बात रट लें आप लोग। अब जब ये बात डिटरमाइन कर ली कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ये हैं, तो फिर आपको समझना होता है स्टेटस ऑफ द टर्म्स, मतलब कि उस टर्म की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उस टर्म के ब्रीच होने की वजह से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर सिर्फ आपको उस एरिया के लिए डैमेजेस मिल जाएंगे, इस बंदे ने ये काम नहीं किया। तो टर्म की इम्पोर्टेंस क्या है, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। और फिर लास्टली हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन क्लॉज, कैसे पार्टीज अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर देती हैं या फिर कैसे पार्टीज अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करती हैं, एग्जाम कर देती हैं, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पशन क्लॉज के चैप्टर के अंदर। तो ये हो गया हमारा कंटेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट अगर तो वैलिड है, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा क्या है, पार्टीज चाहती क्या है, ये हम पढ़ते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर तीसरी बात पढ़ते हैं तो है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड, कलर चेंज करने की कोशिश करिए। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसकी कंटेंट भी लिमिट हो गई, अब मसला ये कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होगा या डिस्चार्ज कैसे होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 तरीके से खत्म हो सकता है। पहला, परफॉर्मेंस, हम दोनों ने जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम दोनों ने जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मकसद पूरा हो चुका है, हम दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, हम दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस आ गई है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब एंड हो गया। मकसद ही ना, जब दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, दैट मीन्स कि हम दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब खत्म हो गया है। पहला तो ये है कि दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दी या फिर एक ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, पैसे ने जो भी था वो आप लोगों ने कर लिया और आप दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है, ये पहला तरीका है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होने का। दूसरा तरीका है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन।
फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है, ये कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो गए, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो गए कि पार्टीज को परफॉर्मेंस देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वजह ही खत्म हो गई, तो फिर पार्टीज को अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन को हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे जब उसका चैप्टर आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसका। फिर है हमारे पास लास्टली ब्रीच। दोनों में से किसी एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टीज ने ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, फिर अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। जाहिर सी बात, जब ब्रीच के कभी आप शुरू करो ना केस में जाके, तो ब्रीच होगा तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। अब यहीं से हमारे पास फोर्थ पार्ट खुलता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, दैट इज रेमेडीज, ठीक है, दैट इज रेमेडीज। एक देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज की बात हो गई और डिस्चार्ज में ये बात पता लगी कि भाई ब्रीच हुआ था यहाँ पे, तो ब्रीच की देनी पड़ेंगी हमें रेमेडीज, सजा मिलेगी ना जो गलती की है। अब जो गलती की है सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हमारे पास रेमेडीज दो तरह की है, रेमेडीज हमारे पास दो तरह की है। पहली है हमारे पास कॉमन लॉ रेमेडीज, और दूसरी है हमारे पास इक्विटेबल रेमेडीज। ये हमारे पास दो टाइप ऑफ रेमेडीज हैं जो कि हमें देनी होती हैं अगर कोई बंदा ब्रीच करता है तो, ठीक है, जज देते हैं सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास दैट हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर हर चीज लिंक कैसे करी, तभी आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। पूरे के पूरे ए लेवल लॉ के अंदर अगर मुझे वो एग्जाम सबसे ज्यादा पसंद है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बिकॉज उसके अंदर बहुत मजा आता है पढ़ने में। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, और A से ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, मतलब आप लोगों के लिए A1 टू अंडरस्टैंड कि हाँ बस कॉन्ट्रैक्ट लॉ की चीजें कैसे वर्क करती हैं, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह मजा आएगा। थोड़ा सा पढ़ने के ऊपर गौर करते हैं कि हमारे पास पहली बात हम पढ़ेंगे क्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स को भी समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे सिर्फ ये बात करूं कि भाई मैं आपका मसला रिजॉल्व करवा दूंगी, आप मुझसे ये कहेंगे कि पहले मेरे मसले को सुने तो सही, मेरे मसले की नेचर को तो समझे, उसकी नौयत क्या है, फिर आप मेरे मसले का हल निकालेंगे ना। तो इन दैट वे हमारे पास नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास तीन नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे पास तीन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले तो लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है भाई कि हमारे पास हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। रिपीट, हमारे पास हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या है, मैंने आपसे कहा यार कल मैं आपके यहाँ कुछ लेकर आऊंगी, दैट इज एन एग्रीमेंट। आपने कहा हाँ ठीक है ठीक है, आपने बोला सही है ठीक है, ये एग्रीमेंट है। बट ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप कल अगर मैं आपके लिए वो चीज नहीं लेके आती, आप मुझे कोर्ट में जाकर सू नहीं कर सके भाई इसने मेरी चीज नहीं दी मुझे लाके। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे असेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, हमारी इंटेंशन नहीं है एक लीगल रिलेशनशिप कॉज करने की, राइट। तो हमारे पास हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट ही होता है। बिजनेस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने एग्रीमेंट ही किया था, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों ने एग्रीमेंट किया था कि भाई हाँ मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे इतने पैसे देना। टीचर स्टूडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा आप रोज बस पढ़ने आएंगे, मैं आपसे इतने पैसे लूंगी, ये हो गया हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। और हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई। और हर एग्रीमेंट क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? बिकॉज हमारे पास ये असेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं, स्पेशली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन मोस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स। डन सीन। अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पास तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहला है हमारे पास यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स को। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या मतलब? देखिए भाई, यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं क्या लिखा है। means one-sided contracts created where one party pays another to perform an action, for example reward, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर एक पार्टी यहाँ पे बोल रही है कि भाई मैं आपको पे करूंगी और दूसरी पार्टी परफॉर्म करे, so how is this one sided? ये दिमाग में आपके सवाल आना चाहिए था।
देखें, ये ऐसा है कि मैं आपको कहती हूँ, ये रिवॉर्ड का केस हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने वॉच को ढूंढने के ऊपर आपके ऊपर रिवॉर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। मैं अपनी वॉच बोलती हूँ क्या मेरी वॉच खो गई है, ठीक है, और जो भी मुझे मेरी वॉच ढूंढ के लाके देगा मैं उसको दूंगी $500। वो वॉच मेरे दिल के बहुत करीब है, लेट्स से, सही है। तो अब ये जो मैंने ऑफर दी है ना, इसे मैंने आपको बोला है कि आप मुझे मेरी वॉच ढूंढ के, दैट मीन्स कि मैं आपको एक ऑफर दे रही हूँ, मैं आपको पे कर रही हूँ कि भाई आप मुझे ये काम करके दें, ठीक है। अब अगर तो मेरे पास कोई आता है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर तो मेरे पास कोई आता है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मैं आपको आपकी वॉच ढूंढ के दूंगा, मैं आपसे आपकी एक्सेप्टेंस थोड़ी ना मांग रही हूँ। मैं आपसे आपके एक्सेप्टेंस थोड़ी, मैं थोड़ी पूछा आप करके दोगे या नहीं करके दोगे। मैंने कहा जो ढूंढ कर लाकर दे देगा, दैट इज परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस करके देगा उसके साथ मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मैं उसको पे करूंगी जो भी मुझे पे करना है। यानी कि वन साइड ऐसा है कि सामने वाला बंदा अगर ऑफर दे रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, उसका आपको जवाब नहीं चाहिए, उसको आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, उसको आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। ये है हमारे पास यूनिटल कॉन्ट्रैक्ट। डन सीन। तो इंटर कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस नहीं देनी होती है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। सामने वाला बंदा आपके जवाब का इंतजार नहीं कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा है। वो अपनी स्टेटमेंट देने के बाद आपके परफॉर्मेंस देने का इंतजार कर रहा है, आपके जवाब का तलबगार नहीं है वो। डन सीन। ये हो गया हमारे पास यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर जाते हैं हमारे पास बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिक्वायर्स बोथ पार्टीज टू परफॉर्म एन एक्शन, दोनों को कुछ ना कुछ करना है। इन सिंपल वर्ड्स, एक बंदा अगर ऑफर दे रहा है सामने वाले बंदे को, उसका जवाब देना है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी कहते हैं। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी शर्ट सेल कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी शर्ट सेल कर रही हूँ, और मैं वो शर्ट सेल कर रही हूँ लेट्स से $100 के अंदर। आपने बोला ठीक है आप मुझे दे दें, और हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको अपना शर्ट बेचना है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है ना, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मुझे उसकी एक्सेप्टेंस दी, हम दोनों ने कुछ ना कुछ किया, हम दोनों ने कुछ ना कुछ किया, दैट इज वजह से बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भी कहते हैं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसके दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ बोलना है, एक बंदे ने अगर ऑफर दी, सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्टेंस देनी है, तब जाके हमारे पास एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। डन सीन। ये जो हमारे पास नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये हमारे पास बाकी चैप्टर्स के साथ मिक्स होकर टेस्ट होते हैं, स्पेशली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ, स्पेशली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ हमारे पास ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे, अच्छा जब मैं पढ़ाऊंगी ना सब वहाँ पर एग्जाम्पल समझाऊंगी, सही है। और जब मैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगी ना सब, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगी नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपने बहुत गौर से मेरी सारी बातों को सुनना है। चले भाई, अब आते हैं हमारे पास तीसरे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, दैट इज कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ये कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास क्या सीन बनता है, थोड़ा सा हम इसको ना 1 मिनट के लिए इसको भूल जाएं, मेरी कहानी को सुने पहले, ठीक है। हमारे पास दो लोग हैं, एक है हमारे पास ए और एक है हमारे पास बी। ये जो ए है और ये जो बी है, इन दोनों के बीच में है एक कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में है एक कॉन्ट्रैक्ट। अब होता क्या है कि इन दोनों को आफ्टर सम टाइम पीरियड कोई नई टर्म्स ऐड करनी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर इन्होंने जो पहले वाले के अंदर एरर्स को करेक्ट करना है, या फिर इनका एक दोस्त है सी, ठीक है, इनका एक दोस्त है सी, सी थोड़ा टेढ़ा है, सही है, ये हमारे पास है सी। इनको सी को भी अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड करना है, मतलब ये तीनों चाहते हैं कि साथ में मिलकर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करें। तो एक तो इनका ओरिजिनल ऑफर, एक तो इनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो इनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, बट अब इन लोगों को अपने साथ तीसरे बंदे को लेके आना है, या फिर टर्म्स ऐड करनी है, या फिर एरर्स को करेक्ट करना है, तो फिर ये लोग बनाते हैं हमारे पास जिसको हम कहते हैं एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेपरेट एग्रीमेंट दैट रन्स अलोंग साइड द मेन एग्रीमेंट। कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रन करता है अलोंग साइड द मेन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रन करता है अलोंग साइड द मेन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आज भी एग्जिस्ट करता है, बट उसके साथ हमारे पास ये कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी काम करता है। या फिर अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, दैट इट रन्स पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, लिख ले अपने पास, इट रन्स पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। डांसिंग।
अब कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है? कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बनता है यूजुअली के लिए टू ऐड मिसिंग टर्म्स। पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स मिसिंग थी, अब उनको ऐड करने के लिए हमने कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। या फिर हमारे पास कुछ एरर एग्जिस्ट करते हैं, एरर्स को करेक्ट करने के लिए हमने कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। या फिर हमारे पास एक थर्ड पार्टी अब इन्वॉल्व हो गई है, अब हमारा सी दोस्त भी चाहता है कि वो हमारे साथ काम करे, तो हम उसको भी अपने साथ इंक्लूड करने के लिए एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एक हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रन करता है अलॉन्ग साइड द मेन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं इट रन्स पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ये है हमारे पास एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आके बात खत्म होती है हमारे पास नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। तीन नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास। यूनिटरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि होता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि होता है हमारे पास दोनों पार्टी से कुछ ना कोई एक्शन चाहिए, यानी कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है। कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एक सेपरेट एग्रीमेंट होता है दैट रन्स अलोंग साइड द मेन कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली क्यों बनता है? टू ऐड मिसिंग टर्म्स, करेक्ट एरर्स एंड इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी। डांसिंग, ये हो गया हमारे पास नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास, आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और वहां पर जाके स्पेशली ऑफर एक्सेप्टेंस में जाके आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और लिंक करना आप लोग सीखेंगे कैसे हमारे पास चीज़ें लिंक होती हैं। ठीक है डांसिंग, ये हो गया हमारे पास नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।